हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। ये सीरीज़ टॉपिक वाइज होगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन है शब्द समूह को, या फिर वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? किसके? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, या फिर ऑप्शन डी क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, या फिर ऑप्शन डी 55। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, या फिर ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 8। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। कौन सा होगा? ए, यानी 2 होती हैं। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ध्वनियों को हम और क्या कहते हैं? तो ध्वनियों को हम वर्ण भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका स्वर। क्या होता है? स्वर होता है। और दूसरा होता है व्यंजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हमको ये बताना है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, या फिर ऑप्शन डी 5। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें कितने स्वर होते हैं? इसमें 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं। अगर हम बात करें मानक हिंदी वर्णमाला की, तो उसमें कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने स्वर माने गए हैं? ये माने गए हैं 11 स्वर माने। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। अगर हम बात करें कि आयोगवाह कितने हैं, तो आयोगवाह हैं 2 आयोगवाह हैं। और अगर बात करें मूल व्यंजन की, मूल व्यंजन तो ये कितने थे? ये थे 33। और संयुक्त व्यंजन कितने थे? तो संयुक्त व्यंजन थे 4। और द्विगुण व्यंजन थे 2। द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसको कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? ये होते हैं 2। अब ये देख लेंगे कि कौन कौन से मूल स्वर हैं जो हमने 11 लिखवाए हैं। तो उसमें आता है आपको अ, ई, उ, री और ए, ऐ, ओ, औ। ये आते हैं आपके मूल स्वर में। अगर हम बात करें अंग और आह की, तो वो होते हैं आपके आयोगवाह। अंग और आह, इनको हम और किन नामों से जानते हैं? तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम जानते हैं अनुस्वार के नाम से। किसके नाम से? अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विसर्ग के नाम से जानते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो ये संख्या में होते हैं 4। और कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं छत्र, ज्ञ। तो ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। अगर हम द्विगुण व्यंजन की बात करें, जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, तो वह कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके धा और ढा। ये हो गए आपके 2 द्विगुण व्यंजन। इस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे रिलेटेड ही हैं।
तो आप इसको समझ लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो मूल स्वर कितने होते हैं? अगर आपसे स्वर पूछे जाएंगे तो आप कितने बताएंगे? 11। अगर आपसे व्यंजन पूछे जाएंगे तो कितने बताएंगे? 33। अगर हम आयोग भाग की बात करें तो आयोग भाग संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से? अंग और आ, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन यानी संख्या में 2 होते हैं। तो ये हो गया हमारा मानक हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 33, या फिर ऑप्शन सी 36, या फिर ऑप्शन डी 40। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 33। मैंने अभी आपको बताया था कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने मूल व्यंजन होते हैं? 33। और अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो ये कितने होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। तो ये हो गए हमारे व्यंजन से रिलेटेड जो भी चीजें थी। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। संयुक्त व्यंजन हो गए 4 और द्विगुण व्यंजन हो गए कितने? 2। तो आपसे क्वेश्चन किया था कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, तो हम क्या बताएंगे कि मूल व्यंजन 33 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि व्यंजन और किसके? स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, या फिर ऑप्शन डी वाक्य। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षर, यानी व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, या फिर ऑप्शन सी 20, या फिर ऑप्शन डी 35। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 25। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिनका हम उच्चारण जब करते हैं तो उनसे जो निकलने वाली वायु है, यानी उच्चारण करते हैं तब जब, तो उससे निकलने वाली जो वायु होती है वह कहाँ का? मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। यानी मुख से जो हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो ये होते हैं वायु मुख के, यानी इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों पर, वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों पर, अलग अलग उच्चारण स्थानों पर, अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर हम स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं? जरा देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। यानी का से लेकर कहाँ तक की हमें पूरी वर्णमाला लिखनी है? का से लेकर माँ तक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कितने होते हैं? कुल मिलाकर 25 होते हैं। तो कैसे होते हैं ये देख लेंगे। तो क, ख, ग, घ, है ना, च, छ, जा, झा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, इंग्या। फिर आता है आपका टाठा डाढ़ा ना, टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा, ताथा दाधा ना, त, थ, द, धा और ना। और आता है नेक्स्ट आपका पाफा वाभा माँ, पाफा वाभा माँ। तो आपने देखा ये कि कहाँ से लेकर हो गया? का से लेकर माँ तक हो गया। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की 25 कैसे होती है? ये कितने हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका 5। अगर इनके अंदर की देखे जाए कि एक एक लाइन में कितने वर्ण हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5।
तो ये हो गया आपका 5। तो ये संख्या कितने हो गए? 25, यानी 25 हमारे कौन क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये बताना है कि अगर एक से अधिक वर्ण हो जाते हैं तो उनको मेल को क्या कहते हैं? अक्षर या फिर स्वर या फिर व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर कहते हैं। यानी एक से अधिक वर्णों को अगर मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हमें ये बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द या फिर व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर हम बात करें कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होती है। उपवाक्य से अगर छोटी इकाई पूछी जाएगी तो उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध होती है। क्या होती है? पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पद या फिर जिसे हम शब्द कहते हैं वह होती है। ठीक है, तो पदबंध से छोटी इकाई क्या हो गई? शब्द होती है। अगर शब्द से छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या होती है? अक्षर होती है। और अगर आपसे अक्षर से छोटी इकाई पूछी जाए तो वह क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण, या फिर जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो वह क्या होगी? वर्ण या ध्वनि होगी। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो वह होती है शब्द। क्या होती है? शब्द होती है। तो ये हो गया आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। यानी जो सबसे छोटा रूप होगा भाषा का तो वह क्या है? वर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका संपूर्ण अर्थ निकले। तो अगर हम तो फिर हमारी क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए, छोटी बड़ी ना लिखा हो, तो क्या कहेंगे आप? भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपको बतानी, यानी भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई बतानी है। सार्थक सबसे छोटी इकाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप जानते हैं सार्थक क्या होती है? जिसका संपूर्ण अर्थ निकले। चलिए, तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, या फिर ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्द हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से बताया था कि शब्द क्यों होगा। ठीक है, तो भाषा की सब सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। यानी अगर हम अक्षरों को जोड़ दें तो उससे क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। और शब्द का क्या होता है? एक अर्थ होता है। तो भाषा की सब सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अब यहाँ पर हमको बताना है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अब यहाँ पर आपसे पूछ दी गई है शब्द की। चलिए, ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, या फिर ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी आयोगवा। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी वर्ण। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। अगर हम मान लें कि कोई शब्द है राम, क्या दे रखा है? राम। तो राम क्या है? एक शब्द है। राम है एक शब्द। अगर हम इसमें आपसे पूछे कि कितने अक्षर हैं, तो अगर बात की जाए इसमें अक्षरों की तो इसमें 2 अक्षर हैं, रा और मा। यहाँ पर कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर हैं। तो ये तो बात हो गई अक्षर की। अगर हम बात करें वर्ण की कि राम में कितने वर्ण हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रा प्लस आ प्लस मा प्लस
आ। तो इसको हमने सबसे छोटे रूप में लिख दिया। इस सबसे छोटे रूप को लिखने में ही को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण क्या होता है कि भाषा का सबसे छोटे से छोटा रूप, यानी जितना भी हम उसको तोड़ सके। तो आपने राम को कैसे तोड़ा, रा रा, तो आ पर ज़्यादा जोर आ रहा है तो ये कितना, आधा ही लिया जाएगा। वैसे माँ बोलेंगे तो फिर माँ पर क्या होगा, आ का जोर पड़ रहा है तो माँ आधा लिया जाएगा। तो इस तरह से कितने वर्ण हो गए राम शब्द में। तो इसमें अगर वर्णों की बात की जाए तो 4 वर्ण हो गए। अगर अक्षर की बात की जाए तो इसमें 2 अक्षर हो गए। तो यही हमारी हो गई शब्द की सबसे छोटी इकाई, क्या हो गई, वर्ण हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्ण समूह, वर्ण या फिर वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन या फिर ऑप्शन डी विसर्ग। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर। तो स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी ये इनको बोलने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। यानी जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं, तो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है। यानी जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायक हो रहा है, स्वर हो रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 2। तो अगर ह्रस्व स्वरों की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अगर हम बात करें ह्रस्व स्वरों की तो इनका वर्गीकरण मात्रा के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें आपका आता है ह्रस्व स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो देख लेंगे उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो उसके अंतर्गत आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा आता है, ह्रस्व स्वर आता है इसके अंतर्गत। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर। तीसरा है आपका प्लुत स्वर, यानी प्लुत स्वर हो गया। ये हो गए आपके 3 स्वर जो किसके अंतर्गत आते हैं, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व स्वर, अगर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय, या फिर कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है। इनको हम और क्या कहते हैं, इन्हें एक मात्रक भी कहते हैं क्योंकि इनके में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। तो ये हो गए एक मात्रिक हो गए। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो ह्रस्व स्वर संख्या में होते हैं 4। और कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं आपका आ, ई, ऊ और री। तो ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय। और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितने का, 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं। और ये होते हैं संख्या में 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये देख लेंगे। तो ये होते हैं आपके आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। अगर हम बात करें तो ए, ओ, औ इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर। चलिए अब देखेंगे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है इनमें। अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे हमने राम बोला तो राम को हमने बहुत खींच कर बोला, राम।
यानी जिस शब्द को हम बहुत खींच कर बोलते हैं, यानी जिस चीज़ को जिन स्वरों को हम बहुत खींच के बोलते हैं वह कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। या फिर कह सकते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वह कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? हमें ये बताना है कि इन सब में दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, या फिर ऑप्शन डी ए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ। तो अगर हम इसको दीर्घ स्वरों की बात करें तो अभी हमने जाना दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हस्त स्वर से अधिक समय लगता है। हस्त स्वर से अधिक समय लगता है जिनके उच्चारण में, यानी इनको हम और किस नाम से जानते हैं? द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। द्विमात्रिक भी कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और अभी मैंने आपको बताया था कि ए, ऐ, ओ, औ ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आ। तो ये हो गया आ। ठीक है, और ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे हमारे संयुक्त स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, या फिर ऑप्शन डी ओ। तो अभी हमने देखा दीर्घ स्वरों के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। और ये कितने होते हैं संख्या में? तो ये संख्या में होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है हमारा बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। और मैंने आपको बताया था ए, ऐ, ओ, औ कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके संयुक्त स्वर। कौन से? संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो अगर मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर कौन से हो गए आपके? ये हो गए आ, ई, उ। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? हमें ये बताना है कि इसमें कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है बताने। तो ये तो हो गए आपके मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ। और ये हो गया हमारा संयुक्त स्वर। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लुत स्वर कौन सा होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी औम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी ओम। तो आपको बताना है कि प्लुत स्वर कौन सा होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। तो आप जानते हैं कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं? कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी ऐसे शब्द जो बहुत खींच कर बोले जाते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किससे? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हस, या फिर ऑप्शन डी प्लुत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्लुत। तो आप जानते ही हैं इनमें किससे प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये चीज़ मैं आपको आगे ही समझा चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, या फिर ऑप्शन डी विव्रत स्वर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विव्रत स्वर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अगर हम जीव के आधार पर वर्गीकरण देख लें स्वरों का, तो इसको 3 भागों में
विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम जीव के आधार पर बात करें, जीव के प्रयोग के आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो स्वर का 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, तो इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 में बांटा गया। कौन कौन से? चलिए उनको देख लेते हैं। तो पहला है आपका अग्रस्वर। कौन सा? अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर, मध्य स्वर। थर्ड है आपका पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है। किसका? जीव का अग्रभाग से जो उच्चारित होते हैं, ठीक है, जीव के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं ये अग्रस्वर, ठीक है। अगर मध्य स्वर की बात करें तो ये जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। किसके? जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। ये हो गए आपके मध्य स्वर। पश्च स्वर की अगर बात करें तो ये जीव के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। किससे? पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देख लेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक आता है अ। आपके कहाँ से? मध्य भाग से उच्चारित होता है। किसके? जीव के मध्य भाग से उच्चारित होता है। अगर हम जीव के अग्र भाग से उच्चारित स्वरों को देखें तो इसके अंतर्गत आता है आपको ई, ए, ऐ। तो ये आपके आते हैं अग्रभाग से उच्चारित होने वाले स्वर। अगर हम पश्च स्वरों की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके अ, उ, ओ, औ। ओ और औ आता है। तो ये हो गया आपके पश्च स्वर, यानी पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। तो ये आपने जीव का वर्गीकरण। तो ये है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं ये बताना है कि मध्य स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए ऊ को, ऑप्शन बी ई को, ऑप्शन सी ई को, ऑप्शन डी अ को। तो आप जानते हैं मध्य भाग से कौन से मध्य स्वर कौन से होते हैं? जो मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था? सिर्फ एक बताया था। कौन सा? अ होता है। और मध्य स्वर होते कौन से हैं? जो कहाँ से उच्चारित होते हैं? जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। कहाँ से? जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। और ये सिर्फ एक होता है जो मध्य भाग से उच्चारित होता है, तो वह कौन सा है? अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अब आपको बताना है कि जो ये ऊ दे रखा है ये किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र समृत, ऑप्शन सी अग्र विवृत, या फिर ऑप्शन डी पश्च समृत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पश्च समृत। इससे पहले आपने जो वर्गीकरण देखा वह किसके आधार पर था? स्वरों का वर्गीकरण जीव के प्रयोग के आधार पर था। इसमें हमने तीनों को जाना, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम देखेंगे कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पश्च विवृत, अग्र समृत, अग्र विवृत और पश्च समृत, तो ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके आधार पर किया गया? मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि समृत क्या होता है, विवृत क्या होता है। देख लेंगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए अब इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके 4। कितने आते हैं? ये वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो कौन कौन से? तो फर्स्ट है आपका विवृत। कौन सा? विवृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। नेक्स्ट है आपका अर्धविवृत। कौन सा? अर्धविवृत।
अर्धविवृत का मतलब क्या होता है कि हाफ ओपन, हाफ ओपन। नेक्स्ट है आपका समव्रत। समव्रत का मतलब क्या होता है, क्लोज, क्या होता है, क्लोज होता है। और अर्ध समव्रत क्या होता है, हाफ क्लोज। अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत क्या होता है, हाफ क्लोज। तो हम ये वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर ये वर्गीकरण किया जा रहा है। तो विवृत हमारा कौन सा हो गया, विवृत होते हैं वह स्वर कि जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। यानी विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन, यानी पूरा खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख द्वार पूरा खुलता है। विवृत कौन से स्वर होते हैं, जिनके में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है। अर्धविवृत कौन से होते हैं, जिनके में मुख द्वार आधा खुलता है। मुख द्वार की बात हो रही है तो आधा खुलता है। और समव्रत कौन से होते हैं, जिनके में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, यानी क्लोज। और अर्ध समव्रत कौन से हो गए, अर्ध समव्रत वह होते हैं जिनके में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद। तो ये हो गया आपके चारों मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्गीकरण। अब देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो विवृत यानी मुख द्वार इसमें पूरा खुलता है, तो आ हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आ। अर्धविवृत की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके चार, अ, ए, औ, आ। अगर हम बात करें समव्रत की तो समव्रत के अंतर्गत भी आपके चार आते हैं, कौन कौन से, ई, उ और उ। और अर्ध समव्रत के अंतर्गत आते हैं आपके ए और ओ, कौन कौन से, ए और ओ आते हैं। तो विवृत में कौन सा हो गया, बड़ा। अर्धविवृत में अ, ए मतलब आए, औ और आह। ठीक है, ई, उ। और अर्धविवृत में कौन सा हो गया, जिसमें आधा खुलता है मुख, तो मतलब आधा बंद रहता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है, ए और ओ आ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत है। ऑप्शन ए आ, बी औ, सी ई, ऑप्शन डी आए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ई। तो आप जानते हैं कि समव्रत स्वर कौन से होते हैं, तो अभी आपने देखा था समव्रत स्वर कौन से होते हैं, जो पूरे लगभग मुख द्वार जो होता है वह बंद होता है, यानी लगभग बंद होता है मुख द्वार, मुख द्वार लगभग बंद होता है। तो ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इसके अंतर्गत आपने देखे थे, तो इसके अंतर्गत आपने चार देखे थे, कौन कौन से, ई, उ, उ। तो ये हो गया आपके चारों समव्रत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्धविवृत स्वर हैं, अब यहाँ पर हमको बताना है अर्धविवृत स्वरों के बारे में। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन है ए, उ, बी, ए, ऑप्शन सी अ और डी ए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ए। चलिए अब अर्धविवृत स्वर को देख लेंगे। तो अर्धविवृत कौन से होते हैं, वह होते हैं जो हाफ ओपन होते हैं, यानी हाफ ओपन का मतलब कि आपका जो मुख द्वार है वह क्या होता है, आधा खुला होता है। तो मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है इसमें। अर्धविवृत का मतलब कि मुख द्वार आधा खुलता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है आपका अ, ए, औ, आ। ये चार आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर नहीं है ये बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उ। अब तो हम देखेंगे संयुक्त स्वर होता क्या है। तो संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं कि जिनका निर्माण दो स्वरों से होता है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जिनका निर्माण
दो स्वरों से होता है। किससे? दो स्वरों से होता है। चलिए देख लेंगे कैसे। तो अगर हम बात करें अ प्लस ई, आ प्लस ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। अगर आ प्लस ए को मिलाएंगे तो आई बनेगा। आ प्लस ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर हम आ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अगर हम आ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर हम आ प्लस ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। तो यही हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनका निर्माण दो स्वरों से होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका? ए आता है, आई आता है, ओ आता है और औ आता है। ए आई ओ औ ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी ए। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा ऑप्शन डी ए। तो कंठ तालव्य के अंतर्गत हमारे दो स्वर आते हैं। कौन कौन से? ए और ऐ आते हैं। ए और ऐ आते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं। तो ये वर्गीकरण किया गया है आपका उच्चारण के आधार पर। अगर हम उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करें, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कितने? स्वरों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका कंठ स्वर। कौन से? कंठ स्वर। दूसरा है आपका तालव्य स्वर। तालव्य स्वर। तीसरा है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर। चौथा है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। पांचवा है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर। नेक्स्ट है इसके बाद आपका कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ कंठोष्ठ स्वर। ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। और इसके अंतर्गत आते कौन कौन से अब ये देख लेंगे। तो कंठ स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके आ और आ। तालव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं ई और ई, ई और ई। मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत आता है आपको री। ओष्ठ स्वर के अंतर्गत आता है ऊ और ऊ। कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं ए और ऐ। और कंठोष्ठ स्वर के अंतर्गत आते हैं ओ और औ। तो ये जो मैंने आपको लिखवाई है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि तालव्य स्वर कौन से होते हैं, मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया था कंठ तालव्य स्वरों के बारे में। तो हमारे कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठ है। तो अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो ये आप इजीली बता पाएंगे। और आपको जितने मैं अभी तक स्वरों के भेद लिखवा रही हूँ वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनता है। चलिए तो अब इसको देख लेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंठ तालव्य। तो ये कंठ तालव्य से आपके कौन कौन से उच्चारित होते हैं? ए और ऐ। ए और ऐ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी ह्रस्व या फिर ऑप्शन डी प्लुत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मात्रा। और मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्वर किसका भेद है, हमें ये बताना है कि स्वर किसका भेद है। तो ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ण या ऑप्शन डी लिंग। तो आप जानते हैं कि स्वर किसका भेद है, वर्ण का। वर्ण को कितने भेदों में बांटा गया, दो में, स्वर और व्यंजन में। किसमें, स्वर में और व्यंजन में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन, ऑप्शन सी दंतोष्ठ या फिर ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो आप जानते हैं कि कंठोष्ठ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ओ और औ आते हैं। कौन से, ओ और औ। अगर तालव्य की बात की जाए तो तालव्य के अंतर्गत आता है आपका ई और ई, ई और ई। और मूर्धन के अंतर्गत आते हैं आपकी वी। क्या आता है, डी आता है। ये हो गया आपका वर्गीकरण जो स्वर के उच्चारण के आधार पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये सब मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य। ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ओ या फिर ऑप्शन डी ए। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ए। तो आप जानते हैं कंठ तालव्य से कौन कौन से उच्चारित होते हैं, ए और ऐ। कंठ तालव्य से ए और ऐ उच्चारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंठ तालव्य कौन सा है, ऊ या फिर ऑप्शन बी र और शा, ऑप्शन सी ए ऐ या फिर ऑप्शन डी अ। तो आप जानते हैं कि कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं ए और ऐ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए तालव्य, बी दंत्य, सी कंठोष्ठ या फिर डी कंठ तालव्य। तो आप जानते हैं ए का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, कंठ तालव्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंठ तालव्य। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, ए कंठ तालव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3। मैं आपको मात्रा के आधार पर वर्गीकरण बता सकती हूँ। कितने बताए थे, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और कौन कौन से थे, तो इसके अंतर्गत आता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और कौन सा आता है, प्लुत स्वर आता है। तो ये वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया था, मात्रा के आधार पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कौन से हैं। हमें ये बताना है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत कौन से हैं। ए स्वर हैं, बी व्यंजन, सी मात्रा या फिर डी विसर्ग। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर। आप जानते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था, मात्रा के आधार पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ए वृत्ताकार स्वर, बी समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर निर्नुनासिक स्वर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी निर्नुनासिक स्वर। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ पर आपसे ध्वनि केवल मुख से निकलती है ये पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा आया, निर्नुनासिक स्वर आया। और ये वर्गीकरण किया गया हवा व नाक के मुंह से निकलने के आधार पर। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण, नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये आधार पर। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो पहला आपका हो गया निर्नुनासिक स्वर। कौन सा, निर्नुनासिक स्वर, जिसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरा है आपका अनुनासिक स्वर। कौन सा,
अनुनासिक स्वर। तो चलिए अब देख लेंगे कि निम्ननासिक स्वर होता क्या है। तो निम्ननासिक स्वर वह स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो होती है वह केवल मुंह से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हवा केवल मुख से निकलती है। हवा केवल मुख से निकलती है। हवा केवल मुख से निकलती है। और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। हवा मुंह के साथ साथ हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। किससे? नाक से भी निकलती है। तो ये हो गया आपके अनुनासिक स्वर। अब ये देख लेंगे कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन से स्वर हैं। तो निम्ननासिक स्वर के अंतर्गत आता है आपका अ, आ और ई। ये तीन आते हैं आपके निम्ननासिक स्वर के अंतर्गत। अब देखेंगे कि अनुनासिक स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो ऐसे स्वर जो हवा जिनकी मुंह के साथ साथ किससे निकलती है? नाक से भी निकलती है। तो देखेंगे तो इसके अंतर्गत आता है अ, अंग, आ, ईम। तो ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं, अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया वर्गीकरण हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। अभी तक हमने मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देखा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्गीकरण देखा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण देखा। तो ये सारे वर्गीकरण किसके देख रहे हैं हम? स्वर के देख रहे हैं। तो आई होप आपको जो अभी तक क्वेश्चंस समझाए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चंस ही अच्छे से कर लिए, भले ही आपको कॉन्सेप्ट नहीं पर मैं डिटेल में नहीं, आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी हस्त या फिर उपर्युक्त तीनों। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो आप जानते हैं कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये मैं आपको बहुत बार अभी तक बता चुकी हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। घा का उच्चार स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु या फिर डी दंत। तो जो ये घा है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका का वर्ग के अंतर्गत। का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वह उन्हें क्या कहते हैं? तो का वर्ग के जो व्यंजन हैं उनका उच्चार कहाँ से माना जाता है? तो उनका उच्चार स्थान माना जाता है कंठ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंठ। तो चलिए अब इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से व्यंजन और कहाँ से उनका उच्चार स्थान है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देख लेंगे। अगर हम बात करें व्यंजन की तो आपका जो कुछ वर्ग होते हैं उसमें कौन कौन से? जैसे आपका का वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया। दूसरा आपका हो गया चा वर्ग, चा वर्ग। तीसरा हो गया आपका टा वर्ग और उसके बाद हो गया आपका ता वर्ग। नेक्स्ट हो गया आपका पा वर्ग। तो बहुत से लोग होंगे कि वर्ग ही नहीं जानते होंगे क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले, अब इनके देख लेंगे कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है, यहाँ पे कहाँ से ये उच्चारित होते हैं। तो का वर्ग के जो हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से होते हैं। कहाँ से? कंठ से उच्चारित माने जाते हैं। चा वर्ग के जो हैं वह कहाँ से? तालव्य से उच्चारित माने जाते हैं। टा वर्ग आपका मूर्धन्य से। कहाँ से? मूर्धन्य से। ता वर्ग दंत से, दंत से। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से माना जाता है, ओष्ठ से। चलिए अब देख लेंगे कि का वर्ग के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके जो भी का से लेकर क, ख, ग, घ। चलिए और चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो च, छ, ज, झ, हिंग्या। च, छ, ज, झ, हिंग्या। ठ, ठ, ड, ढ, ना। ठ, ठ, ड, ढ, ना। नेक्स्ट है आपका त वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो त, थ, द, ध, न।
ठ थ त ध न ये आते हैं। प वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो प, फ, ब, भ और मा आते हैं। ये हो गए आपके वर्ग। तो यहाँ पर हमने देखा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का तालव्य है, ट वर्ग का मूर्धन और ता वर्ग का दंत है और पा वर्ग का ओष्ठ है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो घा आपका किस वर्ग के अंतर्गत आता है? का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से माना जाता है? कंठ से माना जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ई या ऑप्शन डी ई। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अ। चलिए अब कंठ वर्ण को अच्छे से देख लेंगे। तो अभी आपने जाना कि का वर्ग किसके अंतर्गत आता है? कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो हो गया आपका का वर्ग, यानी का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और देखेंगे और किस, तो आपका जो आ होता है वह भी कंठ वर्ण है, आ और आहा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से जानते हैं। किससे? विसर्ग से जानते हैं। और क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? और आता है आपका ह। तो ये सारे कहाँ से उच्चारित होते हैं? आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। ये विसर्ग की जगह आपको ये भी मिल सकता है कि आपको सिर्फ ये दे दे, तो ये विसर्ग है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कंठ वर्ण है। ऑप्शन ए ई या सा, बी आ ह और विसर्ग, सी ऋषि री र और सा, सी हा सा और ला। तो हमें ये बताना है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन से हैं। तो अभी आपने जाना था कि कंठ वर्ण कौन से होते हैं। आपका का वर्ग आता है, उसके अंतर्गत कौन सा? का वर्ग आता है। और क्या क्या आता है? आ आता है, आ आता है और आहा आता है। और क्या आता है? और हा आता है। चलिए तो अब देख लेंगे। तो आ हा और विसर्ग, तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, आ हा और विसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, बी या और रा, सी चा और जा, ऑप्शन डी टा और ड़ा। तो आप बताइए कौन कौन सी होती है। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है जिसके अंतर्गत आपका का वर्ग आता है? तो आप जानते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का और खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। अब कंठ ध्वनि आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी फा या ऑप्शन डी हा। तो आप जानते हैं कौन कौन सी आती है। आ आपको पता ही इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो का वर्ग आता है, का वर्ग आता है। और कौन सी आती है? अ आता है, आ आता है और आहा आता है। और कौन सा आता है? हा आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चा छा जा झा इंगिया का उच्चारण होता है। ये बताना है कि जो ये चा वर्ग है, कौन सा वर्ग है? चा वर्ग है। कौन सा? चा वर्ग है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से या फिर मूर्धा से। तो आपको पता है कि चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। तो आप जानते हैं कि चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। और किस किस का उच्चारण होता है? तो इसके अंतर्गत आपका ई और ई भी आते हैं। इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। चा वर्ग आपने जान ही लिया। या और शा का, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? आपका तालव्य से होता है। कहाँ से? तालव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ख, छा, का, ढा, छा या फिर माँ। तो आप जानते हैं कि किनका उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से उच्चारण होता है आपका चा वर्ग का। किसका? चा वर्ग का। चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से उच्चारित होता है। और किसका होता है? तो ई और ई का भी होता है। ई और ई का, और या और शा का। तो हम देख लेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी छ। क्या हो जाएगा? छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि सा का उच्चारण स्थान है। ए कंठ से, सी दंत से, बी तालु से या फिर डी मूर्धा से। तो आप जानते हैं कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। अभी आपने देखा था। तो सा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य हो गया। क्या हो गया? तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु या फिर डी दंतालु। तो आप जानते हैं सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु यानी तालव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी सा या ऑप्शन डी का। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सा। तो आप जानते हैं कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा वर्ग आता है? तो तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है आपका चा वर्ग। कौन सा? चा वर्ग। और क्या क्या आता है? ई और ई आती है, और या और शा आता है, या और शा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। आपको बताना है कि चा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वह किस वर्ग में आती हैं, वत्स वर्ण में, दंत वर्ण में, या फिर तालव्य में, या फिर कंठ में। तो आप जानते हैं कि च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तालव्य के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी तालव्य। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने वर्णमाला अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है अच्छे से, और आपने ये क्वेश्चन ही अच्छे से कर लिए, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।